Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about the tribals and their living ways, ki how they were survived by different occupations. In that we have discussed about first two, the Jhum cultivation and the hunting and gathering. What was Jhum cultivation? It is the another name of shifting agriculture. It means the land was abundant, पर्याप्त जमीन थी. They mostly live in the hilly areas or in the forested areas, जंगलों में रहते थे. First they clear the forest, burn the vegetation and sowing the seeds in the ashes. जो राख बस्ती उसके अंदर बीज उगाए. When the fertility is lost, जैसे ही fertility खत्म हुई, they move towards the next land. दूसरी जमीन की तरफ चले जाते क्योंकि पर्याप्त थी जमीन. तो पहला उनका जो व्यवसाय था वो था Jhum cultivation. Second hunting gathering. अब उसके साथ साथ Jhum cultivation के साथ साथ if they are not able to survive, अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाते उसके ऊपर प्रोडक्शन के ऊपर और द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, देन दे आल्सो मूव फॉर हंटिंग, शिकार करने जाते, एज वेल एज गोइंग टू गैदर डिफरेंट फूड आइटम्स फ्रॉम द फॉरेस्ट. चीजें बहुत सारी जो खाने के लिए उपयोग के लिए होती वो वहां से वनों से भी इकट्ठी करते. और केवल खाने पीने से चीजें संबंधित ही नहीं, डिफरेंट ऑयल्स लाइक महुआ ट्री was basically used for getting the oil for cooking as well as for lighting. कि घर में रोशनी को दिया वगैरह जलाना है, फिर खाना बनाना, उसके लिए महुआ ट्री था, उसका ऑयल इस्तेमाल करते थे वो. तो इसमें ये थे हमारे पास दो, Jhum कल्टीवेशन और हंटिंग गैदरिंग, शिकार करना या फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करना. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड, दैट इज हर्डिंग. HERD, हर्ड मीन्स ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स. अब जानवरों का एक झुंड. तो इन दो कामों के अलावा द ट्राइबल्स आल्सो डू द हर्डिंग फॉर सर्वाइवल. अपने गुजारे के लिए साथ साथ तो जानवर भी रखते थे. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ पेस्चर. अब जानवरों के चारे के लिए एक जगह दूसरी जगह मूव करते रहते थे. वंस द ड्राई सीजन इज देयर, जैसे ही किसी एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर व्हेन द पेस्चर इज ओवर, चारा खत्म हो जाता, दे मूव टू द नेक्स्ट लैंड, दूसरी जगह चले जाते अपने जानवरों के साथ. अब इसमें बहुत सारी जो उस वक्त जो हर्डर्स थे इनकी अलग अलग जातियां थी वहां. उसमें देखो वन गुजर्स पंजाब के थे जो अपने साथ कैटल्स रखते थे. देन आफ्टर द लबादीज, आंध्र प्रदेश से लबादीज, ये भी ज्यादातर हमारे यहाँ जो बाकी कैटल्स हैं उनके साथ मूव करते. उसके बाद गद्दीज, बेसिकली ये कुल्लू, आपका जो बुक में नाम दे रखा है केवल उस पूरे स्टेट का नाम नहीं दे रखा है, कुल्लू मनाली, तो कुल्लू का नाम दे रखा है एंड इट इज इन हिमाचल प्रदेश. और ये कौन थे? सेफर्ड गडरिए, यानी भेड़ बकरियां रखते थे, उनके साथ मूव करते थे. जो हाइल्टीज हैं वहां ड्यूरिंग द विंटर्स देयर इज ए स्नोफॉल, बर्फ होती है, उस टाइम पर वो दे कम डाउन टू द वैलीज, घाटियों की तरफ आ जाते. एंड ड्यूरिंग द समर्स व्हेन द स्नो इज मेल्ट, जब वो बर्फ पिघल जाती, दे अगेन मूव टू द हाई एरियाज, और ऊपर वापस मूव कर जाते. यानी अकॉर्डिंग टू सीजन दे कंटिन्यूसली मूव फॉर द पेस्चर्स फॉर देयर एनिमल्स. अब उसके बाद एक और ऐसे ही ये बकरवाल्स, मैंने जम्मू कश्मीर लिखा है, बेसिकली दे बिलोंग टू कश्मीर. ये भी दे बेसिकली केप्ट गोट्स विद देम, ज्यादातर बकरियां रखते थे. और जम्मू कश्मीर की बजाय बेसिकली दे बिलोंग टू कश्मीर से बिलोंग करते थे. तो उस टाइम पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन और हंटिंग गैदरिंग के अलावा हर्डिंग, यानी वो लोग जानवर भी रखते थे और उन जानवरों के चारे के लिए जगह जगह मूव करते रहते थे. उसके साथ साथ whenever they require different things which are not produced in the forested areas, उन एरिया में जो प्रोडक्शन नहीं होता था उसके लिए क्या करते, then they are going to sell the product which they are going to get from their herds. जो अपने झुंड से जो मिलता, जैसे अगर भेड़ वगैरह की बात करें, then they are going to sell the wool, ऊन बेच सकते थे. देन आफ्टर डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट्स और मिल्क, वो चीजें बेचते हैं. देन दे आर गोइंग टू गेट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द नियर बाई मार्केट, वट एवर दे रिक्वायर्ड लाइक फूड ग्रेन्स. अगर उसको अनाज वगैरह कहीं शॉर्टेज होती, उसको लेके आना पड़ता, तो वो कहां से ले सकते थे? जो नजदीक का मार्केट होता उसमें प्रोडक्ट उनके पास अवेलेबल होते, उसको बेच के कर लेते थे. अब नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ ऑक्यूपेशन और द फोर्थ वर्क टू सर्वाइव, जो चौथा काम उनके लिए सर्वाइवल के था, वो था कि दे आल्सो डू द सेटल्ड कल्टीवेशन. अब शुरुआत हमने कहां से की थी? Jhum कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन से. यानी बेसिकली तो क्या करते थे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, क्योंकि लैंड वाज अवेलेबल, जमीन अवेलेबल थी उनके पास. लेकिन कुछ एक जनजातियां ऐसी थी, ये जो ट्राइबल्स ऐसे, इन्होंने की धीरे धीरे
सेटल्ड कल्टीवेशन, एक जगह रह के और खेती करना सीख लिया और खेती करना शुरू कर दिया। अब उसमें महत्वपूर्ण जैसे मुंडाज है, जैसे हमने शुरुआत में जिस व्यक्ति की बात की थी बिरसा मुंडा, और सेंट्रल इंडिया की जनजातियां हैं ये, मुख्य तौर पर कहां की, झारखंड की। और मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जनजाति इलाका है झारखंड, और जब पहली बार झारखंड अलग हुआ और उसके जब बीजेपी की तरफ से पहले मुख्यमंत्री बने, कौन बने थे, अर्जुन मुंडा। यानी वो जनजाति इलाका है और सबसे महत्वपूर्ण जो जनजाति है वहां की वो मुंडा। तो ये क्या थी, ये मुंडा जनजाति थी। इन्होंने धीरे धीरे शिफ्टिंग की बजाय सेटल्ड कल्टीवेशन पर फोकस किया, एक जगह रह के खेती करना शुरू कर दिया। और उसके अंतर्गत ये क्या मानते थे अपने आप को, दे ऑल आर बिलोंग टू ए सेम एंसेस्ट्री, यानी उनके पूर्वज एक ही रहे हैं, उसके बाद उन्होंने आगे बढ़े हैं। और पूरा क्लैन क्या होता है, विच आर गोइंग टू फॉलो द सेम ट्रेडिशंस और कल्चर, जो एक संस्कृति को अपनाते हो वैसा ग्रुप, वो कहलाता क्लैन। वो पूरा उसको मानते थे जो लैंड है वो उनके एंसेस्टर्स की है और सब उसके ऊपर अपना हक मानते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कोई डिवीजन नहीं था, डिवीजन तो फिर भी था। जो पावरफुल होते हैं इनके अंतर्गत वो चीफ सरदार भी बनते, और दे आर नॉट गोइंग टू कल्टिवेट देयर ओन लैंड, वो खुद की जमीन पर खुद खेती नहीं करते थे, दे गिव टू अदर्स ऑन रेंट, वो किराए पर देते, यानी दूसरों से खेती कराते थे। अब उसके बाद मुंडाज के अलावा दूसरी जो सेंट्रल इंडिया की दो जनजातियां ऐसी जो कि सेटल्ड कल्टीवेशन थी, वो थी गोंड्स और सांताल्स। ये दो जनजातियां गोंड और सांताल, ये भी सेटल्ड कल्टीवेशन करते थे। अब जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए तो उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन से माना कि ये ज्यादा अच्छा है। क्यों, शिफ्टिंग कल्टीवेशन से उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती थी कि आज यहाँ खेती कर रहे हैं, यहाँ डिसाइड किया कितने एरिया पर खेती, कितना उनसे कलेक्शन किया जाएगा टैक्स के तौर पर। अब उसके बाद प्रोडक्शन के अनुसार करते थे कि इस एरिया में इतना प्रोडक्शन होता है, अगली बार पता चला कि अगली फसल के टाइम रोक दूसरी जगह मूव करके चले गए, फिर असेसमेंट करें उस लैंड का कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो उससे फिर दूसरा, जो वहां जितनी भी अच्छी क्वालिटी की लकड़ी मिलती थी, दे आर गोइंग टू कट इट, क्योंकि उनको तो खेती से मतलब था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते, तो जो ट्राइबल्स थे वो उसको काट देते थे। तो एक महत्वपूर्ण संसाधन उनके हाथ से चला जाता, वो था ए ड्यूरेबल वुड और टिम्बर, एक अच्छी लकड़ी जो कि लंबे समय तक काम दे सकती, उसको केवल इसलिए काट देते उस पार्टिकुलर जगह को साफ करने के लिए, खेती के लिए। तो ब्रिटिशर्स भी किसको प्रेफर करते थे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन से सेटल्ड कल्टीवेशन ज्यादा अच्छी है, और दे आल्सो कंसिडर देम सिविलाइज्ड देन द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। और सेटल्ड जो थे उनको ज्यादा सिविलाइज्ड सभ्य भी मानते थे। और जैसे ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए, उन इलाकों के ऊपर कब्जा किया, तो उन्होंने सोचा क्यों न किसको प्रोत्साहित किया जाए, द सेटल्ड कल्टीवेशन टू बी एनकरेज, सेटल्ड कल्टीवेशन को एनकरेज किया जाए। तो ये हमारे यहाँ थे डिफरेंट वेज टू सर्वाइव बाय द ट्राइबल ग्रुप्स, की हमारे यहाँ किस प्रकार सर्वाइव करते थे अलग अलग जो जनजातीय इलाके थे वो। अब उसके अंतर्गत अब नेक्स्ट जो हमारे 5 लेसन में पढ़ेंगे वो क्या है कि ये सारी चीजें उनकी सर्वाइवल के लिए थी। अब उनको विरोध क्यों करना पड़ा ब्रिटिशर्स का, जैसे ही ब्रिटिशर्स आए तो हाउ दे रिवोल्टेड और व्हाई दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो क्यों और कैसे उन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह किया, और व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय देम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में इन्होंने किन किन प्रॉब्लम्स को फेस किया, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।